कक्षा 8 NCERT हिस्ट्री नोट्स। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल 1817 इंग्लैंड के अर्थशास्त्री। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार का एक अधिकार मिला। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को ड गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। पहली इंडिया फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। 1696 में फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू हुई। औरंगजेब ने कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना था। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ सेना भेजी। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। मीर जाफर की गद्दी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया। नोट: मीर जाफर द्वारा कंपनी का विरोध मीर कासिम नवाब बना। मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई 1764 में हराकर दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु। 1765 में मुगल साम्राज्य ने कंपनी को ही बंगाल का दीवानी अधिकार दे दिया। मैसूर में टीपू सुल्तान, शेर-ए-मैसूर, हैदर अली 1761 से 1782 तक तथा टीपू सुल्तान 1782 से 1799 के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। 1785 में टीपू सुल्तान ने बंदरगाहों से काली मिर्च, इलायची, चंदन की लकड़ी इत्यादि का निर्यात रोक दिया, जिसका व्यापार कंपनी करती थी। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई: 1767 से 69, 1780 से 1784 और 1790 से 1792 और 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में टीपू मारा गया तथा सत्ता विडियार राजवंश को सौंप दी गई। 4 मई 1799 में को मृत्यु। मराठों से लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद मराठा राज्य टुकड़ों में बंट गया था। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले इन राज्यों की बागडोर संभालते थे। ये सारे सरदार पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत
कांगेर रेंसी एजमंडल के सदस्य थे। पेशवा राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। पहला मराठा युद्ध 1782 सलबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 5 नतीजतन उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित है, जो आगरा व दिल्ली सहित कई भूभागों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तीसरा अंतिम मराठा युद्ध 1817 से 19 मराठों की ताकत कुचल दी गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेशन पर भेज दिया गया। विंध्य के दक्षिण स्थित पूर्व भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। सर्वोच्चता का दावा लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति। कंपनी ने सर्वोच्चता का दावा किया और राज्यों के अधिग्रहण को अपना अधिकार माना। कित्तूर कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का विरोध किया। फलस्वरूप 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा जेल में 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद संगोली के एक गरीब चौकीदार रायण्णा ने यह प्रतिरोध जारी रखा। अंत में 1830 में अंग्रेजों ने उन्हें भी फांसी पर लटका दिया। 1830 के दशक में कंपनी को रूस के प्रभाव से खतरा 1838 से 42 के बीच उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लड़ाई के बाद कब्जा 1843 में सिंध पर कब्जा और महाराजा रंजीत सिंह का सिंध में प्रतिरोध 1839 में मृत्यु। 1849 में अंग्रेजों का पंजाब सिंध पर कब्जा। विलय नीति लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच अधिग्रहण की आखिरी लहर थी। विलय नीति इस सिद्धांत के अनुसार किसी शासक की मृत्यु होने पर कोई पुरुष वरिष्ठ न होने की स्थिति में रियासत हड़प ली जाती थी। सितार 1848, सबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 पर इसी सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। नए शासन की स्थापना बैरन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 के समय तक कंपनी बंगाल, बम्बई और मद्रास की सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके 3 प्रेसिडेंसी में बटी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। 1772 में नई व्यवस्था के अंतर्गत हर जिले में 2 अदालतें स्थापित की गई। पहला फौजदारी अदालत, जो काजी या मुफ्ती के अंतर्गत
कलेक्टर की निगरानी में थी और दूसरा दीवानी अदालत, जो यूरोपीय जिला कलेक्टर इसके मुखिया थे। नोट 1785 में जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल में कुशासन का आरोप लगाया। फलस्वरूप हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया, जो ब्रिटिश संसद में 7 साल तक चलता रहा। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हाल्डेन ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की संहिता तैयार हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपील अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना हुई। कलेक्टर भारतीय जिले में सबसे बड़ा पद था। इसका काम लगान और कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से कानून व्यवस्था देखना था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। कंपनी की फौज, अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते हैं थे। 1820 में के दशक में कंपनी की सेना बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रही थी, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक बंदूक, जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, से लैस होते थे। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़कर भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। कंपनी दीवान के रूप में 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। स्थायी बंदोबस्ती 1793 राजाओं तथा तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मंत्रिता सौंपकर उन्हें लगान वसूलने तथा कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व हमेशा के लिए तय कर दिया गया था। महलबरी बंदोबस्ती 1822 बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई। इसमें गांवों के हरेक खेत का अनुमानित राजस्व जोड़कर गांव या ग्राम समूह महल के राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। राजस्व स्थायी रूप से तय नहीं था और वसूलने की जिम्मेदारी मुखिया की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारतीय इलाके में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान से युद्ध के बाद हड़पे गए इलाकों में सबसे पहले यह व्यवस्था आजमाया था। थॉमस मुनरो ने यह व्यवस्था विकसित
कर पूरे दक्षिण भारत में लागू की। इसमें खेतों का पहले से सर्वेक्षण कर सीधा किसानों रैयतों से राजस्व बंदोबस्ती की गई थी। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यूरोप के लिए फसलें। 18वीं सदी के आखिर तक अंग्रेज अफीम और नील की खेती पर जोर देते रहे। लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के अनेक भूभागों पर किसानों को अपनी मर्जी से फसल उगाने पर मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यूपी में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। भारतीय नील की मांग क्यों? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। यूरोपीय उत्पादक बैंगनी और नील रंग बनाने के लिए बोर्ड शीतोष्ण क्षेत्र का पौधा इस्तेमाल करते थे, परंतु वह फीका था। उत्तरी इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में यह पौधा उगता था। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करते लगे। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण, कपास के उत्पादन में तेजी हुई, परंतु उसी दौरान वेस्टइंडीज और अमेरिका से नील का आयात बंद हो गया। 1783 से 89 के बीच दुनिया में नील का उत्पादन आधा रह गया था, जिस कारण भारतीय नील की मांग बढ़ी। ब्रिटेन द्वारा नील का आयात 1788 में 30% और 1810 में 95% था। भारत से आयात। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। पहला निज, इसमें बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील की खेती करते थे। वो या तो जमीन खरीदकर या भरे पर लेकर मजदूरों द्वारा उत्पादन करते थे। समस्या बड़े भूखंड उपलब्ध न होना, किसानों से टकराव तथा तनाव, मजदूरों का इंतजाम मुश्किल, हल बैलों का अभाव। निज व्यवस्था के अंतर्गत नील की पैदावार सिर्फ 25% थी, उससे भी कम। दूसरा रैयती, इसमें बागान मालिक रैयतों किसानों के साथ अनुबंध करते थे। मुखिया रैयतों की तरफ से अनुबंध के लिए बाध्य किए जाते थे। अनुबंध के बाद उन्हें कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता था तथा कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। नील विद्रोह। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने मिलकर नील की खेती से इनकार किया। रैयतों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से भी
मना कर दिया। रैयतों को जमींदारों तथा मुखियाओं का समर्थन मिला और ये बगावत धीरे धीरे विद्रोह के रूप में फैल गई। 1859 में मजिस्ट्रेट एशले ईडन में घोषणा की कि रैयतों को नील अनुबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाद में एक नील आयोग का भी गठन हुआ, जिसने कहा कि तत्कालिक अनुबंधों को पूरा करने के बाद रैयत का आगे अनुबंध न करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गया। चंपारण सत्याग्रह किया गया। जनजाति समूहों की जीवन पद्धति। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में संलग्न थे। पहला, कुछ झूम खेती करते थे। पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जंगली पट्टियों में झूम खेती घुमंतू खेती को कहते थे, जिसमें जंगलों के छोटे छोटे अस्थायी भूखंडों पर खेती की जाती थी। धूप के लिए पेड़ के ऊपरी हिस्से को काटा जाता था। घास फूल जलाकर उसकी राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर खेती की जाती थी। तैयार फसल काटकर दूसरी जगह के लिए लोग चल देते थे। दूसरा, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, खोड़, उड़ीसा इत्यादि। ये टोलियां बनाकर जंगली पशुओं का शिकार करते थे तथा वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। खाने में जंगली फसल और पेड़ की जड़ों का इस्तेमाल होता था तथा खाना बनाने के लिए तेल, साल और महुआ के बीजों से प्राप्त होता था। चीज़ों की अदला बदली से इन्हें अनाज मिलता था। तीसरा, कुछ जानवर पालते थे। ये चरवाहे थे जो मौसम अनुसार मवेशियों या भेड़ के रेवड़ लेकर यहाँ वहाँ जाते थे। पंजाब के वनों में गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लवड़िया गाय भैंस पालते थे। कल्लू के गद्दी समुदाय गड़रिये थे तो कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। चौथा, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। गोंड, संभाल, मुंडा इत्यादि। ये साल दर साल एक ही खेत पर खेती करते थे। हल का इस्तेमाल करते थे। जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। कुछ लोग मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी। उपनिवेश शासक का आदिवासियों पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया था। आदिवासी मुखियाओं की शासकीय शक्तियाँ छीन गई तथा उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए नियम मानने पर बाध्य होना पड़ा। मुखिया अंग्रेजों के प्रतिनिधि मात्र रह गए, जिन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। घुमंतू काश्तकार। झूम खेती करने वाले घुमंतू काश्तकारों को भी स्थायी जमीन देकर एक जगह खेती करने के लिए बाध्य किया
गया। कुछ किसानों को भूस्वामी तो कुछ को पट्टेदार बनाया गया। पट्टेदार भूस्वामियों का बड़ा चुकाते थे, तो कुछ भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकारों के विरोध के बाद उन्हें जंगल के कुछ भागों पर परंपरागत झूम खेती करने की अनुमति मिली। काम की तलाश 19वीं सदी के आखिरी में ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों तथा झारखंड के कोयला खदानों में मजदूर ठेकेदार द्वारा नियुक्त होते, जिन्हें वेतन काफी कम मिलता था। वन कानून का प्रभाव। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण कर लिया था तथा जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। झूम काश्तकारों को मजबूरन अंग्रेजों द्वारा दिए जमीन पर खेती के साथ रेलवे की पटरियां बिछाने का भी काम करना पड़ता था। वन कानून के खिलाफ विद्रोह 1906 में सुग्राम संगमा द्वारा असम में तथा 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ। वन सत्याग्रह। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापारी जनजातीय समूहों को नगद कर्ज देने, वन उपज खरीदने तथा मजदूरी पर रखने के लिए उनके पास आने लगे थे। वर्तमान झारखंड के हजारीबाग के आसपास संथाल जनजाति के लोग रेशम के कीड़े पालते थे। व्यापारी अपने रजेहों को भेज उनसे कीड़ों का कृमि कोष खरीदकर वर्धमान या गाय भेज देते थे 5 गुना कीमत पर। इस तरह बिचौलिए खूब कमा रहे थे, जबकि उत्पादक जनजाति को बहुत कम मुनाफा होता था। लगभग यही हाल हर व्यापार वर्ग का था। बगावत। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न आदिवासी समूह द्वारा विभिन्न भागों में बदलते कानूनों, व्यावहारिक पाबंदियों, नए करों तथा व्यापारियों और महाजनों द्वारा शोषण के खिलाफ विद्रोह किया। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों द्वारा, 1855 में संथालों द्वारा, 1910 में मध्य भारत में विस्तार विद्रोह और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह। बिरसा मुंडा। जन्म 1870 के दशक के मध्य में। शिक्षा ईसाई मिशनरियों में विष्णु धर्म प्रचार की संगत जनेऊ धारण इत्यादि से प्रभावित हुए। बिरसा मुंडा का आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना रहता था। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर दंगे के आरोप में 2 साल की सजा दी गई। 1897 में बाहर आकर उन्होंने रावणों, डीकुओं तथा यूरोपियों को तबाह करने का आह्वान किया। सफेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। मृत्यु सन 1986 और डीकू बाहरी लोग